हाय बच्चों, आप कैसे हो। आपके सामने मैं देवनागरी लिपि का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आप ना करेंगे। धन्यवाद बच्चों। हाय बच्चों, आप कैसे हो। आपके सामने मैं देवनागरी लिपि का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सुनना यानी ध्वनि क्या है, और फिर आपको ध्वनि क्या है ये बताए। ध्वनि दो प्रकार की होती है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक ध्वनि भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी। सार्थक ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। फिर आपने देखा स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। फिर आपने देखा उसका उच्चारण स्थान क्या है। फिर आपने देखा उनमें त्रुटियां क्या है, विराम चिन्ह देखा। आइए आज वेरी इंपॉर्टेंट देवनागरी लिपि पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेन टारगेट ये नहीं है कि आप पढ़ें, मेन टारगेट ये है कि आप इसको समझें। पढ़ने के लिए तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें समझना है कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और किस अनुसार ये प्रश्न बनकर हमारे सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम उत्तर देने में सक्षम हो। बस इतना है टारगेट मेरा कि आप इसको अच्छे से समझ सके। आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें फैक्ट रखा है हमने आपके सामने, अगले वीडियो में होगा कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, देवनागरी लिपि है क्या। लेकिन इसमें ये जानना है हमको कि इसका विकास कैसे हुआ और ये कैसे क्रमशः आई देवनागरी लिपि। तो हमने पहले भी बताया था आपको कि हम लोगों को क्या होता है, साउंड मिला होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कान में या तो सुनाई देता है या जो आवाज निकलते हैं, साउंड निकलते हैं, वो क्या है, कुछ है नहीं, वो तो हमारे जन्मजात मिले हुआ है। लेकिन उन्हें क्या किया गया, चिन्हों में परिवर्तित कर दिया गया। और जो साउंड है दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। जो ध्वनियां है, नाद है, आवाज है, वो दो प्रकार की है, सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक लगा उन्हें हमने क्या किया, चिन्हों में परिवर्तित कर दिया। और जो चिन्हों में परिवर्तित किया गया अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषा क्या है, वही चिन्ह के अलग अलग चिन्हों में। तो हम जो हिंदी की बात कर रहे हैं वो किस में, देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। इसीलिए हम लोग विशेष करके देवनागरी लिपि की बात करने चल रहे हैं। आइए देवनागरी लिपि, सबसे पहले हमको जानना है कि देवनागरी लिपि जो है ये कब से आई। यानी कि देखिए 1947 में, 1947 में क्या हुआ, देवनागरी। देखिए जानना है, एक एक पॉइंट को जानना है। इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, सुधार समिति। यानी देवनागरी लिपि, इसका मतलब कि पहले बन चुकी थी, किससे पहले, 1947 से। तो 1947 में क्या किया गया, देवनागरी लिपि का सुधार, देवनागरी लिपि का एक सुधार समिति बनाया गया। यानी देवनागरी लिपि, आप सोचिए 1947 में एक सुधार समिति बनी, तो इसका मतलब कि 1947 से ही देवनागरी आ गई थी। देवनागरी जो लिपि है वो आ गई थी। तो कब से आई थी उसको आगे बताएंगे। वो देवनागरी लिपि के लिए क्या हुआ है, ऐसे पूछा जाएगा कि सुधार समिति कब बनी। देवनागरी लिपि की सुधार समिति 1947 में बनी, पहला प्रश्न। फिर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि देवनागरी लिपि के अध्यक्ष कौन रहे। यानी जो सुधार समिति बनी उसके अध्यक्ष 1947 में कौन थे, तो नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है बच्चों, आप समझिए क्या हम कह रहे हैं। मेरी आवाज को सुनिए आप और इस प्रश्न को देखिए। हम कह रहे हैं कि देवनागरी जो लिपि है उसमें उसके लिए सुधार समिति कब बनाई गई, तो 1947 में। फिर जो सुधार समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे बच्चों नरेंद्र देव। फिर संयोजक कौन थे, नहीं उसको कहते नहीं कि उसका संयोजन किसने किया, तो संयोजक कौन थे, काका कालेलकर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए हमेशा, चाहे नरेंद्र देव पूछे गए हैं चाहे काका कालेलकर, क्योंकि देवनागरी लिपि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा किसमें है, देवनागरी लिपि में है, तो इसलिए देवनागरी लिपि इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि उनका सुधार समिति कब बनी, 1947। अध्यक्ष कौन रहे उसके, तो नरेंद्र देव। संयोजक कौन रहे, काका कालेलकर। आइए फिर देखते हैं हम, इतना आपने देखा। फिर एक पॉइंट यहाँ रख दिए हैं आगे ने, यहाँ पे आप पहले पढ़िए कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया, तो सुझाव किसने दिया, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। अब चार मेन जो प्रश्न है आप यहीं से ले लीजिए, आप क्या होगा सीरीज में रटेंगे,
सीरीज में इस तरह आपको नहीं मिलेगा एक जगह। देखिए, देवनागरी लिपि के लिए सुधार समिति कब बनाई गई बच्चों? तो सुधार समिति बनाई गई 1947। तो सुधार समिति जो बनी उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष रहे नरेंद्र देव। फिर संयोजक काका कालेलकर। संयोजक कौन रहा? कालिका कालेलकर। फिर जो सुधार समिति किसके लिए? देवनागरी लिपि में क्या हुआ? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया है? ऐसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया? तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। आइए हम जानते हैं फिर देवनागरी लिपि से जन्म, यानी देवनागरी लिपि से किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है? किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है? आइए हम जानते हैं। यहाँ भी आपको बताएंगे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देवनागरी लिपि में किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है? संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी। अब देखो कितना आपने नहीं जाना ना, सिर्फ हिंदी जान रहे थे, हो सकता है संस्कृत जानते हो, लेकिन इन तीनों को आपने नहीं जाना। या आप बच्चों में 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा नेपाली, बहुत पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में दे देंगे, हिंदी देंगे और संस्कृत दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे कि नेपाली दे दिया और हो सकता है कि आप मराठी जानते हो, मराठी दे दिया। नेपाली आप कोंकणी बहुत कम जानते हैं, तो आप क्या हुआ, एक पूछ लेंगे कि कौन सा नहीं, संस्कृत दे देंगे, हिंदी दे देंगे, नेपाली दे देंगे और एक भाषा और कोई मिलती जुलती दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कौन नहीं है। तो अब ये दो तो आपको पता है, हिंदी संस्कृत, लेकिन आप नेपाली नहीं जान रहे हैं और दूसरा तो अलग है ही है, तो आप उन दोनों में कंफ्यूजन होती है और आप क्या नेपाली पे टिक कर दे कि ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप चारों रटेंगे तभी प्रश्न का उत्तर दे, पांचों रटेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यदि पांचों नहीं तैयार है आपको कि देवनागरी लिपि से किन किन भाषाओं का जन्म हुआ, तो आइए हम देखते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी। मेरे साथ बोलिए फिर से, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी। तो आप देखिए इन 5 भाषाओं का जन्म किससे हुआ है? देवनागरी लिपि से। तो इसमें 3 दे देंगे, दूसरा कोई उठा के दे देंगे। सब हो सकता है हिंदी संस्कृत जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि आप जानते रहते हैं इन तीनों को देंगे, एक कोई और दे देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन हुई ना, तो इसलिए इनको रटना है आपको। फिर से मेरे साथ बोलिए कि देवनागरी लिपि से किन भाषाओं का जन्म हुआ? तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी। इन 5 भाषाओं का जो जन्म है वो देवनागरी लिपि से हुआ। आइए आगे देखते हैं हम अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से किस लिपि का इसलिए रख रहे हैं कि आप इनको साथ में जानते रहिए, नहीं इन लिपियों में रख देंगे, इन भाषाओं में, तो आप कंफ्यूजन। तो अंग्रेजी का किस में हुआ? रोमन लिपि में। उर्दू का किस में हुआ? फारसी लिपि में। उर्दू भाषा का विकास फारसी लिपि से हुआ, अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि से हुआ। फिर आइए हम आगे देखते हैं कि क्रमशः इसका विकास, ये क्या पढ़ रहे थे आप? जन्म, कि किन किन भाषाओं का देवनागरी लिपि से जन्म हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम, क्रमशः विकास। तो जो विकास है आइए इसको देखते हैं कि पहले इसे सिंधु हम, ये भाषा है, बहुत आगे बताएंगे आपको कि सिंधु से हिंदू कैसे बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंद भाषा का विकास जब हुआ तो किसमें हुआ? ब्राह्मी से हुआ हिंद भाषा का विकास। अब देखिए सिंधु जो है, सिंधु पंजाब प्रांत में है, और जो आक्रमणकारी आए वो क्या हुआ? सिंधु की नदी को पार करके आसपास बस गए, और वहां के लोग क्योंकि अंग्रेजी बोलते थे, वो लोग दूसरी भाषाओं का प्रयोग, तो लोग पूछते नहीं है कि या आप कहाँ गए हो, तो उन्होंने कहा हम तो भैया कहाँ आए हैं? सिंधु आए हैं। तो वहां के लोग की भाषा क्या है? सिंधी है। तो सिंधु ना बोल, सा ना बोल कर उच्चारण वो हा बोले, शा नहीं बोल पाते थे, तो सा की जगह उन्होंने क्या बोला? हा बोला। और धा की जगह पे क्या बोला? धा की जगह पे उन्होंने दा बोला। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे सिंधु लिखा ना आपने, सिंधु। अब देखिए इसको परिवर्तित करिए, इन्होंने सा की जगह क्या लिखा? हा। तो ये पूरा और वही था, सिंधु की धा की जगह पे हमने कहा दा। सिंधु ना बोलकर क्या बोला इन्होंने? हिंदू बोला। अब हिंदू बन गया ना। अब हिंदू जो बना ये सिंधु से हुआ, सिंधु से विकसित हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ? ब्राह्मी लिपि में परिवर्तित हो गया। किसमें? सिंधु से ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ था? सिंधु से हुआ था। अब इसको जानते रहिए आप। सबसे प्राचीन, सबसे जो इसमें है कि कहाँ से ब्राह्मी लिपि का जो जन्म माना जाता है वो सिंधु से माना जाता है, हमने आपको बताया। अब ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा आइए जानते हैं। उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि को, देखिए ब्राह्मी लिपि ही है,
वहीं से ही देवनागरी का जन्म हुआ। लेकिन जानिए कि उत्तर भारत में इसको क्या जाना जाता था, प्राचीन नागरी। उत्तर भारत में हम इसको क्या कहते थे, प्राचीन नागरी। लेकिन दक्षिण भारत में इसको नांदी नागरी कहा जाता। दक्षिण भारत में नांदी नागरी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में गुजरात के नांदी ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि का विकास किया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको क्या जाना जाता है, नांदी नागरी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर इसको क्या जाना जाता है बच्चों, नांदी नागरी जाना जाता है। तो देखिए ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। मतलब बांटा नहीं गया है तो ब्राह्मी, लेकिन इन्हें दो तरफ यानी दक्षिण भारत में क्या जाना गया और उत्तर भारत में क्या जाना गया। तो उत्तर भारत में इसे प्राचीन नागरी कहा गया और दक्षिण भारत में इसे नांदी नागरी कहा गया। तो आइए देखते हैं, नांदी जो नागरी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चली, ये धीरे धीरे समाप्त होती गई। यहाँ ये मतलब कुछ दिन तक रही, उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन नागरी का विस्तृत। अब यहीं से जो हमारी देवनागरी लिपि है, देखिए ब्राह्मी से प्राचीन आई और प्राचीन से देवनागरी लिपि आई। प्राचीन से कौन आई, देवनागरी लिपि आई। प्राचीन नागरी को ही हम क्या कहते हैं, देखिए आप समझिए हम क्या कहने जा रहे हैं। हमने कहा सब सिंधु से क्या हुआ, ब्राह्मी का जन्म हुआ। ब्राह्मी को 2 भागों में बांट दिया गया। आपको बता रहे हैं ना, दोनों है वही सब नाम, ब्राह्मी से ही जन्म हुआ है। हम सीधे कह सकते हैं कि देवनागरी का इससे जन्म नहीं हुआ। देवनागरी किससे, ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी लिपि का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देवनागरी का जन्म किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी का जन्म किससे हुआ, ब्राह्मी से हुआ है। देवनागरी का जन्म किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। आप ये जानते रहिए, लेकिन समझा क्या रहे हैं कि ये 2 भागों में, यानी उत्तर भारत में से प्राचीन नागरी कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि उत्तर भारत में किस नामों से जाना गया, प्राचीन नागरी, और दक्षिण भारत में नांदी नागरी। नांदी नागरी क्यों जाना गया, क्योंकि गुजरात के नांदी ब्राह्मणों ने क्या किया, इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये नांदी नागरी से जाना गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक इस नाम से विख्यात नहीं रहा। ये दोनों पार्ट ब्राह्मी के ही हैं, लेकिन और जो उत्तर भारत में प्राचीन नागरी रहा, ये यही सीधे चलता रहा। इसमें संशोधन होते गए, धीरे धीरे प्राचीन नागरी क्या हुई, देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई। तो पूछा जाता है कि देवनागरी का जन्म तो प्राचीन का ब्राह्मी से, लेकिन सीधे कभी कभी पूछ लिया जाता है प्राचीन को हटा के कि देवनागरी का जन्म किससे हुआ, तो सीधे आप कह सकते हैं कि ब्राह्मी से हुआ। आपको समझा दिया ना, आप तो अब हो सकता है कि आप समझ गए हो, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे, क्रमशः इसका विकास सिंधु से ब्राह्मी का जन्म हुआ। ब्राह्मी को भारत के 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तर भारत में इसी ब्राह्मी को प्राचीन नागरी से जाना गया है, तो ब्राह्मी, इसी ब्राह्मी को किस नाम से जाना गया, प्राचीन नागरी से। इसी ब्राह्मी को दक्षिण भारत में नांदी नागरी क्यों जाना गया, क्योंकि ये गुजरात के नांदी ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर नांदी नागरी पड़ा। अब प्रश्न उठता, ये दोनों है क्या, एक ही है, ये दोनों एक ही है, बस 2 भागों में, यानी भारत में इस नाम से जाना गया, दक्षिण। जैसे एक कोई व्यक्ति है, मम्मी कह रही है चिंटुआ, पापा कह दिए पिंटुआ, है तो एक ही व्यक्ति, अब उसको चाहे जिस नाम से जानिए। लेकिन हो सकता है कि भाई और अच्छा नाम हो, जैसे चिंटुआ पिंटुआ बचपन का नाम है, अब उसको अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन चला और उसके बाद उसने विरोध करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं इस नाम से नहीं हो सकता, अच्छा नाम हो कोई, भाई है कोई दो ना अच्छा। अब आजकल देव और सारे नाम रखते हैं, तो हो सकता है कि वो नाम क्या है, वो बचपन से नहीं था, लेकिन था भी या कोई जानता नहीं था, लेकिन बाद में उसी नाम से वो जाना जाने लगा, चिंटुआ पिंटुआ गया। तो उसी प्रकार ये 2 भागों में आप समझिए। तो आपका मेरे समझाने का अर्थ यही है कि सिंधु से ब्राह्मी को 2 नामों से जाना गया, नांदी नागरी, इसका कोई मतलब नहीं है, वहीं तक चला। और प्राचीन नागरी से धीरे धीरे क्या हो, देवनागरी लिपि के नाम से यह जाना जाने लगा। आइए इसको जानते हैं, पहले इस भाग को हम जानते हैं। अब इसी को देखिए, देवनागरी लिपि को ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा परिभाषा लिखने के लिए आती है ना, आप जानते रहिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे क्या कहा, अनार्य लिपि, आर्यों की लिपि ना, अनार्य लिपि, इसलिए यह कहा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा,
देवनागरी लिपि कहा। अभी ऐसे प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि के नाम को किसने दिया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र, देखिए दिया गया ना, सॉरी, गौरी शंकर हीरानंद, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने दिया। डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा? इसे देवनागरी लिपि कहा। अनार्य किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अनार्य लिपि कहा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। इसी को देवनागरी लिपि को ही हम दूसरे नामों से जानते हैं, इसको भी जानते रहिए, क्या? कुटिल लिपि। क्या जानते हैं? कुटिल लिपि के नाम से जानते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान की प्राचीन लिपि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे जितना आप लगाइए, ये पूछा जाता है। ये अलग से तो लग रहा है आपको, लेकिन बीच में पूछ लेते हैं। ईरान की प्राचीन लिपि कौन सी है? अरमाइक लिपि। ईरान की प्राचीन लिपि कौन सी है? अरमाइक लिपि है। आइए हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए 7वीं से 12वीं तक ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्राचीन लिपि। यहाँ जो उत्तर भारत में ये कब से? 7वीं, क्योंकि इसको बताया ना, इसका कोई मतलब नहीं, ये वहीं तक जानी गई। तो विकास तो इससे हुआ ना, प्राचीन लिपि से। 7वीं से कब तक? 12वीं तक। 12वीं तक ये जानी गई, लिख रही है ना, 7वीं से 12वीं तक ये प्राचीन लिपि के नाम से जानी गई। फिर 12वीं से जो आगे जाना गया, इसको 12वीं लिपि से कब? देवनागरी लिपि के नाम से जाना गया। 12वीं से आगे कब से? 12वीं से आगे यानी देवनागरी लिपि के नाम से जाना गया। तो प्रश्न उठता है ना, देवनागरी लिपि की शुरुआत यानी इस नाम से कब हुई? तो 12वीं से आगे यानी 12वीं शताब्दी के आगे से हुई। फिर आइए देखते हैं दक्षिण भारत में इसे किस नाम से? तो हमने बताया ना, यहाँ पे दक्षिण भारत में नांदी नागर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नांदी ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। फिर आइए देखते हैं प्राचीन लिपि को हम क्या कहते हैं? ग्रंथम के नाम से जानते हैं। प्राचीन लिपि को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्राचीन लिपि है कहाँ? देखिए आप, यहाँ है ना प्राचीन नागरी या प्राचीन लिपि, इसी को कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको? ग्रंथम। किस नाम से? ग्रंथम। हमने जैसे बताया कि कुटिल, ऐसे पूछेंगे कि कुटिल लिपि किसे कहा जाता है? प्राचीन को? नांदी को? नहीं, देवनागरी को। फिर ग्रंथम किसको कहा जाता है? नांदी को? देवनागरी को? नहीं, प्राचीन नागरी को। यहाँ लिख दिया है ना आपके सामने कि प्राचीन लिपि को ग्रंथम कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं कि ये कहाँ मिला। सबसे पहले गुजरात के राजा, ये पूछा जाता है ना कि सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिला? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जानिए गुजरात के, देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों, नहीं मेरी आवाज़, मेरा साउंड आप तक पहुँचता होगा। आप पढ़ने की कोशिश करिए और मैं तो यही कहूँगी कि आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बना लेंगे तो 100% है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं लास्ट तक हिंदी से आपका एक प्रश्न छूटने नहीं दूंगी। तो आइए, गुजरात के राजा जय भट्ट का एक शिलालेख था। किस सदी में? 8वीं सदी में, 8वीं सदी में। किस सदी में? 8वीं सदी का, जिसमें सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। यानी प्राचीन ग्रंथ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में। गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में। और कब मिलता है बच्चों? 8वीं, देखिए हमने लिख दिया ना, 8वीं सदी में मिलता है। कब मिलता है? 8वीं सदी। ऐसे प्रश्न बनेगा कि प्राचीन लिपि का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में। कब मिलता है? 8वीं सदी में मिलता है। फिर प्रश्न को घुमा देता है कि 8वीं सदी में किस लिपि का उल्लेख मिलता है? प्राचीन लिपि का। और गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में किस लिपि का उल्लेख मिलता है? तो प्राचीन लिपि का उल्लेख मिलता है। फिर आइए, महाराष्ट्र में से क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जो आपकी देवनागरी लिपि है उसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो बालबोध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बालबोध के नाम से। तो बच्चों देखिए, एक बार मैं बोलती जा रही हूँ, आप मेरे साथ रिवीजन करिए, कहीं छूट गया हो तो। देवनागरी लिपि, हम किसकी बात कर रहे हैं? देवनागरी लिपि की। जैसे हमने कहा ना, वहाँ अभी एक प्रश्न समझ लो, इसकी शुरुआत 12वीं सदी से आगे। जब देवनागरी लिपि कब आई? 12वीं सदी से
आ गई, मतलब 12वीं सदी के लास्ट में ये आ गई, उसके आगे से चलती आ रही। लेकिन यहाँ पे हमने जो शुरुआत की है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3-4 क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या पूछ रहे हैं उसको समझने, लिख रहे हैं यहाँ पे। बात किसकी हो रही है? देवनागरी लिपि की। बात किसकी हो रही है? देवनागरी लिपि की। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएगा कि देवनागरी लिपि का सुधार समिति कब बनाया गया? तो कब बनाया गया बच्चों? 1947। अभी ये प्रश्न ही चल रहा है, ये आपका रिवीजन प्रश्न चल रहा है 1947 में। और 1947 में अब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि 1947 में सुधार समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे अध्यक्ष? नरेंद्र देव। और सुधार समिति के संयोजक कम रहे कौन रहे? काका कालेलकर। फिर एक प्रश्न पूछेगा, यहाँ वाला लाके यहाँ पे रख दिए बच्चों, कि सुधार देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? तो सुनीत कुमार चटर्जी। 4 हो गए प्रश्न आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आइए आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि से किन भाषाओं का जन्म हुआ? तो हमने बताया 5 भाषाओं का। कौन कौन सी? उनको रटना होगा आपको। हिंदी, संस्कृत, और कौन सी बच्चों? हिंदी हो गई आपकी, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, कोंकणी हो गई, नेपाली हो गई। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी। 5 हो गया ना। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें कि अच्छा ये बताइए कि हिंदी का जान रहे हैं, अंग्रेजी का जान रहे हैं, मराठी का जान रहे हैं, नेपाली का जान रहे हैं, कोंकणी का जान रहे हैं, लेकिन बताइए अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। तो बताइए फारसी की लिपि का कौन सी है? तो फारसी की लिपि बच्चों उर्दू भाषा है। फिर आइए हम आगे चलते हैं, इतना रिवीजन करा रहे हैं आपको क्रमशः। फिर इसका विकास क्रमशः हमने आपको पढ़ाया ना कि ये 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यानी कि भाग में बटे नहीं है, मतलब दोनों 2 साइड में, यानी उत्तर भारत में किस नाम से जानी गई और दक्षिण भारत में किस नाम से? तो उत्तर भारत में ये जो ब्राह्मी लिपि है ये प्राचीन नागरी के लिपि से जानी गई, और शुरुआत इसकी 7वीं से 12वीं तक ये जानी गई उस नाम से। इसको प्राचीन नागरी लिपि को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? ग्रंथम के नाम से जानते हैं। फिर दक्षिण भारत में नांदी नागरी से जानी गई। नांदी नागरी से क्यों जानी गई? क्योंकि ये दक्षिण भारत के गुजरात में नांदी ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया गया, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये नांदी नागरी लिपि कही गई। फिर आइए देखते हैं कि प्राचीन से क्या हो, ये तो यहीं पे समाप्त हो गई, ये क्या हो गई? यहीं पे समाप्त हो गई, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये प्राचीन नागरी का नाम बदलकर आगे जाना गया देवनागरी लिपि। क्या रख दिया गया? देवनागरी लिपि। प्राचीन लिपि को यहाँ ग्रंथम कहा गया, लेकिन देवनागरी लिपि को यहाँ पे क्या कहा गया? कुटिल लिपि कहा गया। क्या कहा गया? कुटिल लिपि। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मी से किसका विकास हुआ? ब्राह्मी से देवनागरी का। देवनागरी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको क्रम से कि कैसे? देखिए ब्राह्मी से फिर आ जाएगा आपका प्राचीन का, क्या आ जाएगा? प्राचीन लिपि। प्राचीन लिपि, प्राचीन से देवनागरी, प्राचीन से देवनागरी। अब देखिए देवनागरी, प्राचीन से क्या हो गया? देवनागरी। देवनागरी बन गया आपका। देखिए मैं क्रमशः बना दे रही हूँ आपका चार्ट में। ब्राह्मी से प्राचीन लिपि, प्राचीन लिपि, प्राचीन लिपि से देवनागरी लिपि, देवनागरी। अब हो गया ना, आप समझ भी गए और यहाँ आपने लिख भी लिया कि देखिए विकास सिंधु, ब्राह्मी, प्राचीन, उसके बाद देवनागरी। अब इसको जो आगे लोग बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन देवनागरी को ही हम कुटिल लिपि कहते हैं। प्राचीन लिपि को क्या बोलेंगे? ग्रंथम कहेंगे। आगे आइए ईरान की प्राचीन लिपि अरमाइक है, और 7वीं से 12वीं तक किस नाम से जाना गया? प्राचीन लिपि के नाम से। 12वीं से आगे किस नाम से जाना गया? देवनागरी लिपि। दक्षिण भारत में, जैसे यहाँ समझा दिया आपको तुरंत है, लेकिन फिर भी यहाँ फैक्ट हमने रख दिया, दक्षिण भारत में नांदी नागर कहा जाता था। किस लिपि को? उसी देवनागरी लिपि को। प्राचीन लिपि को क्या कहा जाता था? तो मैंने यहाँ भी बता दिया है, लेकिन क्या नाम है प्राचीन लिपि को? ग्रंथम। प्राचीन लिपि को क्या कहा जाता है? ग्रंथम कहा जाता है। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे किस नाम से जाना? डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे अनार्य भाषा कहा। किसकी भाषा? अनार्य। अनार्य ऐसे तोड़ेंगे ना, अनार्य यानी दूसरों की भाषा, यानी कहीं से आई है, अनार्य। उसके बाद आइए गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा? देवनागरी लिपि कहा। फिर गुजरात के राजा जय भट्ट का एक शिलालेख था,
कब कब शिलालेख था, किस सदी में? 8वीं सदी का, जिसमें सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। फिर महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में इसे बालबोध के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगले वीडियो में हम देवनागरी लिपि है क्या, और अभी तो आपने इसके विषय में जाना है, आगे हम बताएंगे ना देवनागरी लिपि है क्या, और हम इसके गुण की और इसके दोष की दोनों की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।